था, ठीक है ना। यूसीसी उत्तराखंड के बाद गुजरात भी क्या कर दिया है, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा राज्य गुजरात हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए, यूसीसी बिल में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, मतलब एक कानून सबके लिए। और इसका आर्टिकल आपको हमेशा अनुच्छेद पूछता है, तो आर्टिकल जो होता है ना हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा गया, किसमें, 44 में, जो किसमें आता है, डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि यूसीसी जो है हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है, डीपीएसपी में है, भाग कौन सा, 4, अनुच्छेद कौन सा, 44, इसमें आता है, ठीक है। अब ये चीज है क्या, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, भूपेंद्र पटेल वहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री है। कौन है वो, मुख्यमंत्री है, कि नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया। मतलब मान लो कि अभी क्या होता था ना, जब तक यूसीसी नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तब तक क्या होता था, हर एक जाति में अलग अलग विवाह के क्या होते थे, रूल होते थे। हर अलग अलग विवाह के लिए क्या बनाया गया था, कानून बनाया गया था। जैसे हिंदू मैरिज लॉ अलग बना था, तो मुस्लिम मैरिज लॉ अलग बना था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, सबके लिए एक ही क्या होगा, कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए क्या होगा, एक ही कानून होगा, ठीक है। विवाह के लिए तलाक लेने के जानते हो ना, पहले मुस्लिम क्या था, ट्रिपल तलाक था, बोलता था लोग कि 3 बार तलाक 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 बोल दो, तलाक हो जाता था, ठीक है, ठीक है। तो वो तलाक का उनका प्रावधान अलग था, हम लोगों में तलाक अलग, लेकिन अब सबका प्रावधान क्या रहेगा, एक एक हो रहेगा, ठीक है। उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी होता है, मतलब आपके बाल बच्चा जो है तो उसका, आपका प्रॉपर्टी है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, सबके लिए एक ही कानून लगता है। लिविंग रिलेशनशिप मतलब पता है, लिविंग रिलेशनशिप में बिना शादीशुदा है, बिना शादी किए हुए लड़का और लड़की बड़े सिटी में क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। तो लिविंग रिलेशनशिप में पहले क्या था, अगर मान लो लड़का लड़की राजी है तो अगर कहीं पे रह रहा है साथ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि रहना है तभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अलग हो रहे हो तभी भी क्या करना है, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना है। तो ये सब सिविल कोड में ये चीज़ें होता है कि ये समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां विधेयक लागू होगा। अब समझो हो ही जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे तो बीजेपी की सरकार है, उतना विधायक है उनके पास, हो ही जाएगा। यूसीसी विधेयक का प्रमुख प्रावधान क्या है, देखो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक द्विविवाह विवाह पर प्रतिबंध है। पहले क्या होता था कि दो लोग शादी कर लेता था, लेकिन शादी कर लिया रहे, मान लो कि पत्नी है, अगर शादी पति कर रहा है उसको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पत्नी को दिक्कत है तो जाके अगर केस कर देगी तो बेचारा वो चल जाएंगे 13 के भाव में, ठीक है। तो द्विविवाह विवाह प्रतिबंध लगाना, इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का पहले से ही जीवित जीवन साथी है तो वह विवाह नहीं कर सकता है। पहले क्या हो जाता, तो हो जाता, अगर करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, तलाक लीजिए, डाइवोर्स करवाइए, फिर उसके बाद क्या करिए, आप शादी कीजिए, ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान लिविंग रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, साथ ही उन्हें समाप्त करने के लिए एक औपचारिक घोषणा प्रक्रिया है। पहले क्या था, लिविंग रिलेशनशिप में रहना है, लड़का लड़की राजी, तो क्या करेगा जी, यही बात है। भारत में क्या था, मतलब पहले नहीं था उनके लिए कानून, लेकिन अब कानून बना है, अब पहले से हमेशा से होता था, यहाँ पे नहीं है भाई। बड़े बड़े सिटी में जाओगे तो लिविंग रिलेशनशिप पे रहते हैं, बहुत बहुत लोग रहता है, बहुत लड़का लड़की रहता है लोग लिविंग रिलेशनशिप में, साथ में रहता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे तो लिविंग रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं कि भाई हम शादी करने वाले हैं, हमारा बॉयफ्रेंड है चाहे हमारी गर्लफ्रेंड है, तो लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो हम दोनों साथ में एक साथ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, इनको जानने के लिए, पहचानने के लिए तो शादी करेंगे। पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तब तो अगर हमको अच्छा लगेगा तब शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले ऐसा सोचते थे लोग, लेकिन अब क्या है, अब कानून बन गया है, आपको रहना है तो पहले क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और छोड़ना भी है तो क्या करिए, अनाउंस करिए। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो ये सब
कानून यूसीसी में आएगा। इस कानून के में से किसे छूट है, मतलब कुछ लोगों को इसमें से छूट भी दिया गया कि उनके ऊपर यह लागू नहीं होता है। विधेयक के विवरण के अनुसार इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति और कुछ विशिष्ट समूहों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये किस पे, अनुसूचित जनजाति और कुछ विशिष्ट जो समूह है उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि इन समूहों के पारंपरिक अधिकार संविधान के अंतर्गत संरक्षित है। यह छूट महत्वपूर्ण क्योंकि आदिवासी समुदाय को भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए अलग से प्रावधान बनाया गया। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के लिए अलग से प्रावधान बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पूछ देगा कि कौन से जाति के लिए नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है बात को। ठीक है, यूसीसी का कानूनी और संवैधानिक संदर्भ में क्या है? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत बताया था ना, डीपीएसपी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए कौन सा भाग है वो? तो भाग कौन सा है? 4 है। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 44 है। याद है? तो समान नागरिक संहिता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। और यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल कौन सा? 44। भाग कौन सा? 4। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विचार को लिखित होता है, आप लोग को ध्यान रखना है सब। फिर उसके बाद आज ये राजस्थान रॉयल, 2 टीम का क्या हो गया? बिक्री हो गया है। जो मालिक पहले थे अब उसको बेच के दूसरा कोई खरीद गया। एक राजस्थान रॉयल है, एक आरसीबी। ये दोनों टीम को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। तो पहले जो मालिक थी राजस्थान रॉयल की कौन थी? प्रीति जिंटा थी। अब वो प्रीति जिंटा नहीं रही, मालिक नहीं रही, वैसा नहीं मरी है। ठीक है, तो ये राजस्थान रॉयल देख लीजिए, यहाँ पे बिक्री खरीदी गई। लाभांश मतलब कितना में बेचा गया इसको? तो 15,000 करोड़ में बेचा गया। बताओ, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल के इतना पैसा कमा ले रहा है, लोग खेल के पैसा कमा ले रहा है यहाँ पे, हमनी के बताओ। लेकिन 1.63 बिलियन में बेचा गया। और ये खरीदने वाले कौन थे? यूएस इंटरप्रेनर कार्ल सोमानी कंसोर्टियम। कार्ल सोमानी कंसोर्टियम यूएस इंटरप्रेनर मतलब बिजनेसमैन होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़े निवेशक कौन है? वॉलमार्ट परिवार कह लो और फोर्ड परिवार कह, तो नाम इनका याद रखिएगा, कार्ल सोमानी। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूछ देवे कि कौन है, तो कार्ल सोमानी है, यूएस इंटरप्रेनर है। यह आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ी डील है। ठीक है, सबसे बड़ी डील है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, देखो बेंगलोर का भी यहाँ पे बिक्री हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे खरीदी गई कितना में? 16,600 करोड़ में। और वो कितना है? 15,000 करोड़ में, 1.7 बिलियन में। और नया मालिक जो बना है कंसोर्टियम, जिसमें शामिल है आदित्य बिरला ग्रुप के में है, अकेले नहीं खरीदा था। आदित्य बिरला ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप है, ब्लैक स्टोन है, बोल्ट वेंचर्स है। तो ये लोग मतलब अभी क्या कर लिए हैं लोग? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, जिसका पहला मालिक था उसको मिला है। हाँ, जो मालिक उसका था उस खिलाड़ी को थोड़े ना मिलेगा, मालिक को मिलेगा। खिलाड़ी क्यों मालिक रहो, खिलाड़ी के तो मिलवे करेगा। वो तो जो टाइम खरीदा जाएगा, खिलाड़ी को खरीदा है तो उसको मिलता है ना पैसा। अब देखो टीम के बारे में देख लो, यहाँ पे तुलना करके देख लो। यहाँ पे आरसीबी और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में राजस्थान रॉयल को 15,000 करोड़ में बेचा गया। और किसने खरीदा? इसने कार्ल सोमानी कंसोर्टियम। और आरसीबी को 16,600 करोड़ में बिरला ब्लैकस्टोन कंसोर्टियम ने खरीदा है। ठीक है, 12 को प्लेयर रहता है लोजा। बोली लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को बोली लगाया जाए तो कोई को बोलेगा 2 करोड़, कोई कहेगा 3 करोड़। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो खरीद। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रदीप को क्लास के बाद मिलो, तुमको सारी चीजें बता देगा। हाँ, अब देखिए ये भी कानून है भाई, सरकार के पास पैसा खातिर एकदम भूखिया हो गई बा सरकार। देख लीजिए, पहले क्या था कि आप टिकट कैंसिल करवाते हो तो कुछ पैसे क्या होता है? रिफंड मिलता था। अब बोला है सरकार, एको को 4 घंटे के पहले तक कराओगे तो एको को पैसा रिफंड नहीं, सारा खत्म। भारतीय रेलवे के नए टिकट रद्द करने के नियम 2026, प्रस्थान से 8 घंटा पहले अगर टिकट कैंसिल करवाते हो तो रिफंड 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था? कुछ पैसा कट के आपको मिलता था, अब 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा सबसे पहले ये रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेलवे टिकट रद्द करने और धन वापसी नीति में महत्वपूर्ण सुधार पेश किया। सबसे अहम बात यह है कि अब यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई धन वापसी नहीं मिलेगी। यह पहले 4 घंटे के नियम की जगह लेता है, 4 घंटे फिर भी 25% मिलता था। यह बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू किए जाएंगे। इन बदलाव का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना, मतलब जो एजेंट वगैरह जो हो गए ना, तो वो क्या करते हैं, लास्ट में पैसा कैंसिल होता है तो उसका उपयोग करके दूसरे को बेच देते हैं। तो एक तो दुरुपयोग है, लेकिन कालाबाजारी बोला है ना, इसमें अंकुश लगाना। और कुछ लोग लास्ट में सीट क्या करता है, कैंसिल करते तो सीट खा हो जाता है, खाली चल जाता है, कोई बुक नहीं कर पाता, तो उसको रोकने के लिए। लेकिन मेन बात तो यहाँ पे है कि सरकार को क्या करना है, पैसा वापस दे देना है। ठीक है। भारतीय रेलवे की रिफंड नीति 2026 सख्त समय सीमा और ये चीज हो गई। रिफंड नीति के प्रमुख बदलाव का ध्यान रखिएगा। प्रस्थान से 8 घंटे पहले रद्द करने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। 8 घंटे के अंदर मतलब उठ के कैसे उठ के बात करेंगे, 8 घंटे के पहले करोगे तो मिलेगा ना। 8 घंटा तक, 6 घंटा है, 7 घंटा नहीं मिला, मतलब 12 घंटा 13 घंटा रहेगा तो मिलेगा। ठीक है। मान लो कि आज 12 बजे ट्रेन है, तो उसके 8 घंटा पहले कब होता है, 4 बजे। तो 4 बजे के पहले, सुबह 4 बजे के पहले कैंसिल करवाओगे तो मिलेगा, और 4 बजे के बाद में करवाओगे तो नहीं मिलेगा। 8 घंटा के अंदर तारा जाएगा बनू, अगर 8 घंटा के अंदर में करोगे तो ना मिले, 8 घंटा के पहले करना पड़ेगा। 24 घंटे से 8 घंटे के पहले करवाओगे तो कितना परसेंट कटौती होगा, 50%। अगर 4,000 का है तो 24 घंटा से लेकर 8 घंटे के बीच में कैंसिल करवाइब तो 50%, 4,000 के बाद 2,000 मिले। अब 72 से 24 घंटे करोगे तो कितना, 25% कटेगा। अब 72 घंटे से अधिक रद्द करने पर तो पूरी राशि आपको कर दी जाएगी। 72 घंटा 3 दिन पहले अगर करवाता रहा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है। पुराने नियम से तुलना कीजिए। पहले रिफंड न मिलने की शर्त केवल 4 घंटे के भीतर थी, 4 घंटे के अंदर था। 48 से 12 घंटे के बीच में करते हो तो 25% वापस होती थी। नए नियमों से कैशलेस की समस्या से काफ़ी समाधान होगा। अब देखिए, ट्रंप द्वारा 5 दिन के लिए विराम लगाने के बाद ईरान की युद्ध विराम शर्तें। अब देखो, ट्रंप और इन लोग का हुआ है बात कि 5 दिन तक पहले क्या करते हैं, युद्ध को रोकते हैं, रोक के बात करते हैं। तो बात करने के लिए आए लो तो ईरान ने अपना क्या करा है, ईरान ने अपने बोला है कि भाई हम कुछ अपना शर्त रखते हैं, तो अभी हम नहीं अटैक करेंगे। तो वही शर्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे इसमें क्वेश्चन तो आने के चांस नहीं है, बट जानकारी रहेगा। तो लास्ट में जो युद्ध होगा ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो पहले ही से बैकग्राउंड तैयार करके रखोगे तो फायदा रहेगा। खबरों के मुताबिक ईरान ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी है। यह घोषणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 दिन के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा के बाद हुई है। पहले अमेरिका ने बोला कि भाई अब हम ना अटैक करेंगे, 5 दिन रोकते हैं, तो रोक, तुम भी रोको। तो हाँ ठीक है। अब देखो, पूरा वर्ल्ड का उसके ऊपर दबाव बना है ना, बेकला थोड़ी ना है। वो समझा था कि ये तुरंत डराव रह जाएगा, लेकिन ठीक है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसके चलते दोनों पक्ष कूटनीति समाधान तलाश रहे हैं। दोनों पक्ष कूटनीति समाधान कर रहा है। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसने देश की आवश्यकताओं से संबंधित कई क्षेत्रों में कड़ी मांगे की। ये बोला कि बातचीत करेंगे, लेकिन ये मुद्दा हमारा है, करके दीजिएगा तो हम बात करेंगे, ना तो कोई बात नहीं होगा, ये युद्ध होगा। ठीक है। 5 दिवसीय ठहराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हमलों को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा करते हुए इसे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अवसर बताया है। इस निर्णय का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ने से रोकना और इससे गुप्त वार्ताओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। इनका ईरान का मांग क्या है देख लीजिए। सबसे बड़ी तो मांग है, मांग पर कोई सहमति हो जाए तब ना, बोले कि हमको अमेरिका दे दो तो होगा, तो नहीं होगा, फिर से युद्ध होगा। तो देखो क्या क्या मांगे हैं, ये मांग इनका देख लेते हैं। ठीक है। खबरों के मुताबिक है, तेहरान ने कई शर्त रखी है जिन्हें शत्रुता समाप्त करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, मतलब पहले खत्म करो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मांग है, इस बात की गारंटी दे कि अमेरिका भविष्य में ईरान पर कभी भी हमला नहीं करेगा। कभी भी अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा, पहले बात की गारंटी ये दे।
तो अब देखते हैं क्या होता है। इनका मैंने डिमांड है, तो जो डिमांड होता है वो पूरा थोड़ी ना होता है। खाड़ी और पश्चिमी एशिया देशों में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को क्या करना है, बंद करना है। जैसे दुबई भी हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, जितना जगह अमेरिका के सैन्य ठिकाने था वो बंद करे। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। एक नई समुद्री व्यवस्था के तहत होर्मुज डलमुज का नियंत्रण, मतलब जो आपके स्टेट होर्मुज है उस पे क्या करना है, एक कानून बनाना है जिस पे कंट्रोल कितना होना चाहिए, बोल रहे हैं कि ईरान का होना चाहिए। ठीक है, युद्ध से संबंधित क्षति के लिए राष्ट्र को वित्तीय मुआवजा दिया जाए, मतलब जो भी क्षति पूर्व हुआ है वो क्या करे, अमेरिका उसके मुआवजा दे। देखते हैं कितना क्या मिलता है। ठीक है, अब तो वो बात की कहानी है। बैलिस्टिक मिसाइल विकास में 5 साल के लिए कमी या रोक लगाना है, मतलब 5 साल के लिए रोका जाए कि बैलिस्टिक मिसाइल हम नहीं लगाएंगे या कम करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सही रहा तो देखा जाएगा, नहीं तो 5 साल के लिए तो अभी रोक सकते हैं। यूरेनियम संवर्धन को सीमित करना और भंडार स्तरों पर समायोजित करना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के निरीक्षणों की अनुमति, जो भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियम है उसको क्या करें, निरीक्षण किया जाए। पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी समूहों के लिए समर्थन समाप्त करना, जो भी प्रॉक्सी समूह है जो छुप छुप के वार करते हैं उनको जो समर्थन मिलता है उसको क्या करना, बंद करना। ये डायरेक्ट है किसको ये है प्रॉक्सी, ये अमेरिका करता है, किसके द्वारा कराता है, पाकिस्तान के द्वारा कराता है, कहीं भी कराता है तो उसको युद्ध रोकने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए क्या क्या होता है, ये तो मांग कर लिया, अभी देखते हैं।